लाइट रिएक्शन हमने पढ़ लिया और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या मिले हमें, एटीपी और NADPH। तो ये हमें एनर्जी करेंसी मिल गई है। अब लाइट रिएक्शन के बाद शुरू होगा डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये रात में होता है, नाइट में होता है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये लाइट प्रोडक्ट के बनने के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो हम इसे बायोसिंथेसिस फेज भी कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो कि बायोसिंथेसिस फेज है और ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे एंजाइम्स यूज होने वाले हैं और ये सारे एंजाइम्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिएक्शंस स्ट्रोमा में होगा। ये 2 टाइप के होते हैं, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। C3 साइकिल को हम क्यों बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। और जो C4 साइकिल है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, और इसीलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं C3 साइकिल, जिसे हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, तो केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जो देने वाले थे साइकिल को, जिन्होंने, वो थे मेल्विन केल्विन। तो मेल्विन केल्विन ने C3 साइकिल को देखा था, दिया था एक्चुअली। देखिए, C3 साइकिल ऑकर इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट, मतलब जो भी प्लांट हो, किसी भी प्लांट में हो, तो C3 साइकिल एक यूनिवर्सल साइकिल है जो हर तरीके के प्लांट्स में होता ही है। और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन का। इसमें होता क्या है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, RUBP, ये जो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एटमॉस्फेरिक CO2, एक CO2 को लेता है और इसे कार्बोक्सिलेशन करके क्या बनाएगा, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, RUBP 5 कार्बन, एक CO2 का 1 कार्बन, ये दोनों मिले तो 6 कार्बन, तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए, 3PGA। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है वो एक एंजाइम रूबिस्को की प्रेजेंस में होता है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। अब सेकेंड स्टेप है रिडक्शन का। ये प्रोसेस फ्री में नहीं होती है। तो जब एक CO2 साइकिल में एंटर कर रहा है तो इस स्टेप पर 2 ATP और 2 NADPH खर्च हो जाती है। ठीक है, कितने, 2 ATP और 2 NADPH इस स्टेप पे खर्च हो रहे हैं रिडक्शन वाली प्रोसेस में। तो 3PGA सीरीज ऑफ रिएक्शन से होकर जाता है और बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट, और ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ट्राइओस फॉस्फेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहाँ भी टोटल 6 कार्बन इन्वॉल्व हुए। इसमें से 1 कार्बन को ये आगे भेज देगा ग्लूकोज बनाने के लिए, और बाकी के 5 कार्बन को ये आगे भेज देगा रीजनरेशन प्रोसेस में। तीसरा स्टेप रीजनरेशन, और ये स्टेप भी फ्री में नहीं होता। तो RUBP को फिर से रीजनरेट करने के लिए 1 ATP का खर्च करना पड़ता है। तो 1 ATP खर्च होने पर, 1 ATP यूज होने के बाद बनता है क्या, RUBP, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जब एक CO2 इस पूरे साइकिल में गया, केल्विन साइकिल में गया, तो आपने देखा कुल कितने ATP खर्च हुए हैं, 3 ATP, 2 रिडक्शन प्रोसेस में और 1 रीजनरेशन प्रोसेस में, और 2 NADPH का भी खर्च हुआ है ना। तो यूज कितने हुए, 3 ATP एंड 2 NADPH। लेकिन आपको पता है कि ग्लूकोज बनाने के लिए कुल कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। इसका मतलब कि ये जो साइकिल है वो 6 टाइम चलाना पड़ेगा, है ना। तो ये 1 CO2 गया, तो फिर ऐसे ही करके 6 CO2 जब इसमें एंटर करेंगे तो ये ग्लूकोज बनेगा, 6 कार्बन कंपाउंड। और इस पूरे साइकिल में बताइए अब टोटल कितने ATP यूज हो जाएंगे, 3 × 6, यानी कितने हो गए, 18 ATP। और टोटल NADP कितना खर्च हुआ, 2 × 6, यानी कि 12 NADPH का खर्च होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिडक्शन। इसमें क्या होगा, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जो कि CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है,
ये क्या करेगा, 3 PGA का फॉर्मेशन करेगा। 3 PGA 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। सेकेंड स्टेप है रिडक्शन का, इसमें 2 ATP 2 NADPH खर्च हुआ और बनाया क्या, ट्राइओस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें से ये एक कार्बन आगे भेजता है ग्लूकोज बनाने के लिए। और तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन, जिसमें एक ATP खर्च होगा और बनेगा RUBP 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और अब हमें ग्लूकोज बनाना है तो क्या करेंगे, 6 CO2 लगाया, 6 CO2 अंदर भेजा साइकिल में। तो रिडक्शन के लिए टोटल कितने ATP खर्च हुए, 12 ATP एंड 12 NADPH, और यहाँ से 6 कार्बन निकल के आया और जो बना लिया ग्लूकोज। और रीजनरेशन के लिए फर्दर कितने ATP खर्च हुए, 6 ATP और बना लिया RUBP। तो केल्विन साइकिल बहुत ही आसान साइकिल है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि C3 प्लांट्स में ही होता है। देखिए होता क्या है ना, रुबिस्को एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका डुअल नेचर है। होता क्या है कि जब CO2 को कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये कार्बोक्सिलेज यानी कि कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करेगा, यानी CO2 को लेगा। और जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है उस केस में ये ऑक्सीजनेज का काम करेगा और ऑक्सीजन को ऐड कराना शुरू कर देता है। तो दोपहर के वक्त ड्यूरिंग द हाई लाइट इंटेंसिटी प्लांट जब बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर लेती है तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार इंक्रीज कर जाता है। तो अब ये रुबिस्को ऑक्सीजनेज का काम करेगा। तो RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और बनाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लिसरेट तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन कंपाउंड है। C3 साइकिल में जब CO2 को लेता था RUBP तो बनता था क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल। और इसमें क्या बन रहा है, 1 PGA 1 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट। अभी जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये खुद क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा है पेरोक्सिसोम एंड तीसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा नेम में है रेस्पिरेशन तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा ही क्योंकि ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो 3 ऑर्गेनल्स आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलेट है ना वो पेरोक्सिसोम में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कुछ कंपाउंड बनाता रहेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड, और फाइनली जब ये रीच करता है वापस क्लोरोप्लास्ट में आता है तो यहाँ एक ATP का लॉस भी करता है। तो बच्चों देखो इसे वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में ना तो कोई ग्लूकोज बना, ना ATP का प्रोडक्शन हुआ, ना NADP का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, कोई एनर्जी मॉलिक्यूल बना नहीं, ना ग्लूकोज बना, लेकिन हाँ यहाँ पर वेस्ट ज़रूर हो गया, कुछ खर्च हुआ है, ATP खर्च हुआ। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। और फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। और रेस्पिरेशन मतलब यहाँ ऑक्सीजन इनहेल और CO2 एक्सहेल वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में ये ऑक्सीजन को रिसीव करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये CO2 के फॉर्म में CO2 को रिलीज भी कर देता है। रेस्पिरेशन में तो एनर्जी फॉर्मेशन होता है लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज हो जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनता है नहीं। तो फिर प्लांट में ये क्यों होता है, इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है।